हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू प्रयागराज यूनिवर्सिटी। जो पेपर फर्स्ट है आपका शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसकी महामैराथन क्लास होने वाली है। इसमें हम आज पूरी किताब को, आपके पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप अपने आप सेल्फ स्टडी करेंगे, देखिए आपका कल पेपर है 14 फेब को, 14 फरवरी को आपका पेपर है। और आज आप अगर पूरा कोर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम। तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, चीजें आप रिमाइंड कर पाएंगे। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे एंड तक, पूरी मैराथन क्लास देख लेते हैं, तो चीजें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। आप सेल्फ खुद अगर आप कॉपी किताब लेकर के बैठते हैं तो आप नहीं कर सकते, पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको चुपचाप इस वीडियो को देखते चलना है और सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, फिर भी आप इस वीडियो को प्ले करके रख सकते हैं और आप कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दे करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने भी आज ये क्लास पूरी एंड तक देख ली, वो बहुत अच्छा करने वाला है अपने एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्लो नहीं चलेंगे, फास्ट चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। कभी भी शिक्षा रुकती नहीं है, हम जीवन भर सीखते रहते हैं। माँ के गर्भ से सीखना शुरू करते हैं और जब तक कब्र तक नहीं पहुंच जाता इंसान, तब तक वो सीखता ही रहता है। अतः इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह मानव विकास का एक मूल साधन है। कौन? शिक्षा जो है वह मानव के विकास का एक मूल साधन है। व्यक्ति इस मूल साधन के बेस पे ही अपना डेवलपमेंट कर पाता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। यही वो साधन है, यही वो हथियार है जिसके सहारे वो जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। जो है कह सकते हैं कि जो जीवन रूपी एक युद्ध है उसमें ये जीत जाता है। किसके सहारे? शिक्षा के सहारे। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। इसके बाद वह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, जहां वह शिक्षक टीचर्स के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। उसके बाद वो शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाता है, जहां वो शिक्षक के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से व अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अगर देखिए, जो व्यक्ति निरक्षर है और एक साक्षर है, यानी कि एक शिक्षित है, एक अशिक्षित है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। अशिक्षित व्यक्ति को जानवर, पशु के समान माना गया है ना। तो यहाँ पे शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं उनको डेवलप किया जाता है। उसके ज्ञान, उसकी कला कौशल जो है उसमें वृद्धि की जाती है। शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा शब्द का सीधा साधा व सामान्य अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य क्या होता है? बच्चे का विकास करना। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं होती हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, नंबर 1, पहली है शिक्षा मानव के विकास का प्रयास करती है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि वह मानव का विकास कर सके। जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकसित कहा जा सकता है। जो व्यक्ति ठीक तरीके से सोच समझ नहीं सकता, उसका विकास कहाँ से हो गया? जो व्यक्ति अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं की आलोचना कर सकता है, ठीक है, लोगों से तर्क वितर्क कर सकता है, किसी भी मुद्दे को लेकर के वो जो है जांच पड़ताल कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, लोगों के विचारों को ग्रहण कर सकता है, वही व्यक्ति शिक्षित माना जाता है। उसी का डेवलपमेंट हुआ होता है। वह व्यक्ति समाज को कुछ योगदान भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव बदलने वाले समाज से अपना सामंजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसके साथ जैसा समाज होता है वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है।
उसे इस स्थिति में शिक्षा द्वारा ही पहुंचाया जाता है। एडजस्ट करने की कला भी शिक्षा के माध्यम से ही आती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा ही उसका विकास किया जा सकता है। शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है, एजुकेशन एक ट्रेनिंग है, शिक्षा प्रशिक्षण का काम है। इसलिए सच्ची शिक्षा का अर्थ होता है मनुष्य को शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्तरों पर अच्छे और बुरे के अंतर को समझने के योग्य बनाना। शिक्षा ही वो साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता है। यह प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करता है कि व्यक्ति ठीक काम को ठीक अवसर पर ठीक प्रकार से करते हैं। अतः शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का क्या है? एक प्रशिक्षण है। शिक्षा मुक्ति है प्यारे दोस्तों। शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। यह मनुष्य को स्वार्थपरता से छुटकारा दिलाती है, उसे परोपकारी और सामाजिक रूप से जागरूक बनाने का काम करती है। शिक्षा मार्ग प्रदर्शन है। शिक्षा हमें फ्यूचर का रास्ता दिखाती है। बालकों को शिक्षा देने का अर्थ है उनका उचित मार्ग प्रदर्शन करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही डायरेक्शन देना, जिस डायरेक्शन के माध्यम से वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की अविकसित योग्यताओं, ऐसी योग्यताएं जो उनमें विकसित नहीं हुई हैं, जो डेवलप नहीं हुई हैं, ऐसी क्षमताएं, शक्तियां और रुचियों को इस प्रकार इंडिकेट करना कि वे अधिक से अधिक लाभप्रद बन सकें। शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में जो है परिवर्तन आ जाता, उस व्यक्ति में नहीं, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शिक्षा मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को मानवीय व्यवहार में रूपांतरित करती है। प्यारे दोस्तों, बहुत फास्ट पढ़ेंगे, पूरा रिवाइज करना है कम समय में। आप इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। रूपांतरित करती है, मानव आवेगात्मक व्यवहार न करके विवेक युक्त व्यवहार करता है। ठीक, आवेग में नहीं आता बल्कि अपने दिमाग, अपने विवेक बुद्धि से काम लेता है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को नवीन रूप प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? ये हम समझ रहे थे शिक्षा की जो अलग अलग धारणाएं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिएगा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि वो शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक, पकड़ते चलना साथ साथ में। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। एक है शिक्ष और दूसरा साक्ष धातु। कौन सी? दूसरी साक्ष धातु। इसमें शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। वहीं पर ये जो साक्ष है, साक्ष का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना अथवा निर्देश देना। देखिए नीचे दिया हुआ है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा से 2 शब्द बने, शिक्ष और साक्ष। शिक्ष का अर्थ सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, साक्ष का अर्थ अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना अथवा निर्देश देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शिक्षा शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुछ निम्न शब्दों से हुई है, जैसे आपका एडुकेटम हो गया, एडुशियर हो गया, एडुकेयर हो गया। ये 3 लैटिन भाषा के शब्द हैं जहां से हमारा एजुकेशन निकल करके आया है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, और ये जो एडुकेटम है ना, ये भी 2 शब्दों से बना है, ए और डू को। ठीक है, जिसमें ए का अर्थ क्या होता है समझते हैं। ए का अर्थ होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर जो शब्द है वो भी इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। ओके, एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, यानी टू एजुकेट, बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप या विकसित करना। ठीक है, एडुशियर का अर्थ होता है विकसित करना या बाहर निकालना। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या उसके अंदर जो भी जन्मजात शक्तियां हैं उनको विकसित करने का काम शिक्षा करती है। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना, विकसित करना, संवर्धन करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सिखाना, सीखना, आगे बढ़ना, नियंत्रित करना। ये सभी शिक्षा के अर्थ होते हैं। देखिएगा, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, 2 परिभाषाएं तो आप रट्टा मार लेना।
ठीक है, किसी भी तरीके से लिख करके जरूर आना। अगर शिक्षा शब्द, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, ठीक है, ये चीज है। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। वहीं पर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा गया है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करती है। अरस्तू के अनुसार कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का अगर निर्माण हो रहा है वही शिक्षा है। प्लेटो का कहना है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। वहीं पर जॉन डीवी कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पूर्ण पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। प्यारे दोस्तों, ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनमें से 2-3 परिभाषाएं आप जरूर याद कर लीजिएगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ, वह शिक्षा संकुचित अर्थ कहलाती है जिसमें पहले से सब कुछ निर्धारित है। आपका सिलेबस निर्धारित है, आपके पीरियड फिक्स हैं, कितने समय में आपको क्या पढ़ना है, कितने बजे से कितना पढ़ना है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से आपको शिक्षा दी जानी है, सब कुछ निश्चित होता है। इसमें सिलेबस आपका पहले से फिक्स कर दिया जाता है। निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं। पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता होती है कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इसमें शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है। टीचर इसमें प्रमुख होते हैं, किसमें, संकुचित अर्थ में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संकुचित अर्थ में कुछ ना याद रह जाए तो इतना याद रखना कि जिसमें सब कुछ निर्धारित, या तो इतना याद रखना कि जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है वो हमारी संकुचित शिक्षा होती है जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, हमारा सिलेबस निर्धारित है, हमारी किताबें निर्धारित हैं, टीचर प्रमुख होता है। ठीक है, इतनी बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसे जो है पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। संकुचित अर्थ में संकुचित शिक्षा को हम पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालय शिक्षा भी कहते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय व निश्चित स्थान, ये क्या है, ये एक निश्चित स्थान है। आपको संकुचित शिक्षा सिर्फ और सिर्फ यही मिल सकती है। कहाँ, यहाँ मिल सकती है। यहाँ पे आपका प्रमुख कौन है, टीचर है। बाकी सारे बच्चे बैठे हैं, देखिए प्रमुख कौन है इसमें, टीचर है। जो टीचर पढ़ाएगा, जो कहेगा, जैसे पढ़ाएगा, जिस विधि से पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। किताबें यहाँ पे फिक्स हैं, राइटर फिक्स हैं कि ये प्रकाशन चलेगी, कक्षा 7-8 में ये पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा, सब कुछ निर्धारित है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं वो सब कुछ हमारा शिक्षा है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती। इसमें कोई टीचर नहीं होता जो सिखाता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता जैसे स्कूल होता है। ठीक है, जहाँ से जो शिक्षा मिली हमने ग्रहण किया। हमने समाज से सीखा, हमने विद्यालय से सीखा, हम ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से सीखा, हम मार्केट गए वहाँ से सीखा। हर जगह से शिक्षा तुम इसमें ग्रहण कर सकते हो। जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है, खेल के मैदान में सीखता है, वह शिक्षा के अंतर्गत आता है और यही व्यापक शिक्षा कहलाती है। बालक जन्म लेता है तो वो असहाय शिशु होता है, उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फूलों से मुस्कुराना सीखता है, खिलना सीखता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के संपर्क में आता है वह ही उनके शिक्षक हैं। उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उसे सिखाते हैं वही व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। बच्चा खेल के मैदान में सीख रहा है, बर्थडे मनाने, जन्मदिन मनाने गया बच्चा है ना, वहाँ भी अपने दोस्तों से सीख रहा है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ भी सीख रहे हैं। आप अब इस उम्र में इनको कोई जो है एग्जाम नहीं देना है, लेकिन फिर भी ये किताब पढ़ रहे हैं और ये सीख रहे हैं, यहाँ भी ये सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है
इसमें देखिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी होती है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है। कैसे है इसको समझते हैं फटाफट से। देखिए शिक्षा क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं भाई। देखिए शिक्षा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, चाहे मान लीजिए आप किसी अदर कंट्री में गए हों या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पहली बार मिला हो, दूसरे समुदाय से आया हो, तो उसका फ़र्क आप पर पड़ेगा ज़रूर। ठीक है, आप उसकी आचरण को या तो जो है उससे प्रभावित होंगे, उसकी भाषा से प्रभावित होंगे, उसके विचारों से प्रभावित होंगे, इसका फ़र्क पड़ता है और आपका उस पर पड़ेगा। इस प्रकार को सीखना कहते हैं। ठीक है, और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रख करके किया जाता है तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। समाज के अभाव में ना तो हम भाषा सीख सकते हैं ना विचार करना। अगर आप बच्चा पैदा हुआ उसको अकेले कहीं छोड़ दो तो वो क्या सीखेगा, क्या बोलना सीखेगा, कौन सी लैंग्वेज वो सीखेगा, नहीं सीखेगा। समाज के अभाव में बच्चा लैंग्वेज नहीं सीखेगा। शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होती है। जो समय बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, तीनों से रिलेट करती है। इसी के माध्यम से भूतकाल के समाज का ज्ञान होता है और वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है तथा भविष्य के निर्माण मार्ग को तैयार किया जाता है। अतः शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के बिना बालक कुछ नहीं सीख सकता। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, जो आपको मैंने कई बार अभी बताया है। शिक्षा निरंतर चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ना। व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसे? जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। ठीक है, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इनके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। पहला जो प्रभावित करता है यानी शिक्षक हो गया, दूसरा वो पक्ष होता है जो प्रभावित होता है यानी कि शिक्षार्थी हो गया। तो इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ये शिक्षा के दो पहलू होते हैं और इसी को लेकर के शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया कहा है जॉन एडम्स ने। शिक्षा के दो ध्रुव हैं, एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का समान महत्व है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। एक मार्ग प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, दूसरा अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, दूसरा नकल करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बालक हैं और ये टीचर है। टीचर और बालक ये इन दोनों को ही बताया गया है। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षक और बालक यही शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक है और बालक हैं। ठीक है, ये इनका अनुकरण कर रहे हैं, टीचर इनको क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया बताई गई है। अब देखिए शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में माना गया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में बालक व शिक्षक के अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो बालक क्या सीखेगा? टीचर कब तक उनको सत्यनारायण की कथा सुनाएगा? जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के तीन आधारभूत स्तंभ बताए। कौन कौन से? एक तो शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा पाठ्यक्रम। अगर ये शिक्षक हो और बालक हो, बीच का ये पाठ्यक्रम ना हो तो टीचर कब तक उनको क्या सुनाएगा? कौन सी कहानियां सुनाएगा? ये टीचर है, ये बालक है, बीच में ये पाठ्यक्रम के सहारे इनकी शिक्षा चल रही है, नहीं तो आपस में बतिया रहे होते बैठ के। ठीक है, तो ये भी इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस। ठीक है, तीन शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है, द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में कैसे है इसको समझते हैं। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक और निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। आज शिक्षा को खुला, स्वतंत्र और लचीला माना जा रहा है। इस प्रकार शिक्षा द्विमुखी या त्रिमुखी ना होकर के बहुमुखी बन गई है, जिसमें विभिन्न साधन व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए संलग्न है, इंक्लूड है। शिक्षा की प्रकृति देखिए, इसको समझते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। देखिएगा, शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य तीन अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय सामग्री यानी पाठ्यक्रम। व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, परंतु संकुचित अर्थ में यह प्रक्रिया केवल विद्यालयों में ही संचालित है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण उस समाज के धर्म, दर्शन,
उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करते हैं कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। शिक्षा का कार्य ऐसे मानवों का सृजन करना है जो एकीकृत होकर के समाज का विकास करें। अब शिक्षा एक विज्ञान के रूप में कैसे है, इसको समझते हैं। शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान के संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। विज्ञान से संबंधित क्या विशेषताएं होती? नंबर 1 तो व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है। शिक्षा विज्ञान है क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों और प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी व्यवस्थित ज्ञान का ही एक समूह है। निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत देखिए। शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात विज्ञान की तरह विकसित हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत और तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर जांच करने के उपरांत उनके परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन आदि इसके विषय भी रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो निरीक्षण परीक्षण पर भी आधारित एक कह सकते हैं शिक्षा है। सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये अधिक से अधिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह एक सा ही परिणाम देते हैं। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक होते हैं जो कि सभी शैक्षिक इकाइयों के द्वारा मान्य होते हैं। कारण और परिणाम संबंध देखिए। विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण क्या है इसका, दूसरी बात इसका रिजल्ट क्या है, परिणाम, इसके संबंधों की व्याख्या करते हैं। विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए लागू करके उनके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रभावी अभिप्रेरण छात्र की कार्यशाला को बढ़ाता है। जो इफेक्टिव मोटिवेशन होता है वो छात्र की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और कमजोर नियोजन कार्यकुशलता को कम कर देता है। यह कमजोर नियोजन कारण है और कम कार्यकुशलता अर्थात कम उत्पादन क्या है वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस बेस पे कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है क्योंकि शिक्षा में विज्ञान के लगभग सभी विशेषताएं इंक्लूड हैं, शामिल हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा एक कला के रूप में है। व्यवहारिक ज्ञान कला यह सिखाती है कि एक कार्य को इफेक्टिव ढंग से कैसे किया जाए। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करने से भी रिलेट करता है। व्यक्तिगत कुशलता क्या है? कला व्यक्तिगत कुशलता पर भी निर्भर करती है। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अलग तरीका होता है। समान तकनीकी ज्ञान या योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्यकुशलता और सफलता भी अलग अलग होती है। यह उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है। वहीं पर सृजनात्मकता की भी बात आती है। कला वास्तव में सृजनात्मक है क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ न कुछ सृजनात्मक तत्व जो है ये विद्यमान रहते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया एक कला है जिसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वे उपक्रम में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करें। वहीं पर निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार भी लाया जाता है। शिक्षा में भी यही है कि हम निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार ला सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है वो एक कला है क्योंकि इसमें कला के सभी गुण विद्यमान हैं। अब शिक्षा के कुछ अभिकरण हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है देखिएगा। शिक्षा के अब एक चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ देखिएगा। अभिकरण या साधन अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ होता है एजेंट का काम। एजेंट से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या उस पर अपना प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के अभिकरण वे तत्व कारण स्थानीय संस्थाएं हैं जो बालक पर अपना शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। बी.डी. भाटिया कहते हैं कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। अब जो शिक्षा के अभिकरण है उनका वर्गीकरण करते हैं। देखिए नंबर 1 तो जैसे सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। शिक्षा के जो सक्रिय अभिकरण है उनमें आपका घर परिवार, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब, समाज कल्याण केंद्र ये सब आते हैं। इनमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया होती है। निष्क्रिय जो साधन होते हैं उसमें एक पक्ष तो एक्टिव होता है लेकिन दूसरा पैसिव होता है। जैसे समाचार पत्र, आप उसको एक्टिव होकर पढ़ तो सकते हैं लेकिन समाचार पत्र वहाँ पे निष्क्रिय है। ठीक है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। सिनेमा हॉल में आप सिर्फ पिक्चर को देख रहे हैं, सामने वाला एक्टिव नहीं है।
टेलीविजन, रेडियो, प्रेस ये सब निष्क्रिय में आ जाते हैं। व्यावसायिक और अव्यावसायिक अभिकरण क्या होते हैं? व्यावसायिक साधन वे हैं जो प्रत्यक्ष अथवा तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति का ज्ञान वर्धन करते हैं, ज्ञान बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही वे व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करते हैं। इनका प्रयोग व्यावसायिक दृष्टि से किया जाता है। व्यावसायिक साधनों में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, नाटक आदि को स्थान प्रदान किया जाता है। अव्यावसायिक साधन वे हैं जिनका उद्देश्य न किसी व्यवसाय को बढ़ाना होता है, न ही इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इनका प्रयोग समाज सेवा की दृष्टि से किया जाता है। इनमें खेल क्लब हो गया, समाज कल्याण हो गया, केंद्र है ना, और प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र, ये सब इसमें इंक्लूड होते, शामिल होते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन। शिक्षा के औपचारिक साधन एक निश्चित योजना के अनुसार होते हैं। इनके नियम निश्चित होते हैं। इनकी देखभाल प्रशिक्षित जो वेल ट्रेंड व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा स्कूल हो गया, पुस्तकालय, अजायब घर, ये सभी औपचारिक साधन है। अनौपचारिक में क्या होता है, जैसे इनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। इनकी न तो कोई निश्चित योजना होती है, ना कोई निश्चित नियम होते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत परिवार, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, खेल के मैदान, दल, गुट, युवक समूह, ये सभी इसमें अनौपचारिक में आ जाते हैं। वहीं पर जो गैर औपचारिक साधन है वो कौन कौन से हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए निरौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिकेतर शिक्षा आदि हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है गैर औपचारिक साधन के लिए। यह औपचारिक और अनौपचारिक का मिला जुला रूप होता है। इसमें बालक का समाजीकरण, विभिन्न कौशलों का निर्माण बंद कमरों या चार दीवारी के भीतर न होकर के कहाँ होता है? खुले आकाश में। ये शिक्षा चार दीवारी के बाहर की शिक्षा है। ये लक्ष्य प्रधान, वास्तविक जीवन से संबद्ध है और स्वतः सीखना इसका आधार होता है। इस शिक्षा का अस्तित्व हवा में और हवा के साथ है, इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक जो साधन है उनमें अंतर दिया गया है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा और इसको आप बना बना करके भी लिख सकते हैं कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, ऊपर पढ़ने के बाद। अब देखिए, घर या परिवार जो है वो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में कैसे काम करता है? घर या परिवार शिक्षा के साधन के रूप में, देखिए जो घर परिवार है वो सीखने का प्रथम स्थान होता है। माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है, उसके बाद ही बालक विद्यालय जाता है। दूसरों से बालक अनुकूलन करता है। बालक घर में ही दूसरों से अनुकूलन का पहला पाठ सीखता है कि दूसरे के साथ कैसे अनुकूलन करके रहना है। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है। प्रेम की शिक्षा होती है, एजुकेशन ऑफ लव होता है। माँ द्वारा ही बालक को प्रेम की शिक्षा दी जाती है, जो कि घर से दी जाती है। अच्छी आदतों का निर्माण ही घर परिवार में होता है। घर परिवार जो है, जैसा घर परिवार में होता होगा बच्चा भी वही सब सीखता चला जाता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। सामाजिक व्यवहार का आधार कहाँ है, बेस क्या है, वो घर परिवार है। जिस प्रकार से आपको घर परिवार में बालक को सिखाया जाता है, समाज में जाकर के वह उसी तरीके का व्यवहार करेगा। नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण भी बच्चे को घर में ही दिया जाता है। मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति का निर्माण भी बालक का कहाँ होता है? घर का वातावरण जैसा होगा बालक भी वैसा ही हो जाएगा। घर का वातावरण बालक में मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। आप सभी जानते हैं परिवार क्या है, इसको बना बना करके भी आप लिख सकते हैं। घर या परिवार समाज की एक इकाई है। यह सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है। इसमें साधारणतः पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पति या पत्नी के माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। कुछ प्राचीन समाजों में नौकरों को भी परिवार का सदस्य माना जाता था, लेकिन अब नहीं। इसलिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। परिवार का यह सबसे सरल रूप है। इसका जटिल रूप भारत के संयुक्त परिवार में देखने को मिलता है। ठीक है, परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार की परिभाषा मैकावेर एवं पेज ने दी है। परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए और पालन पोषण भी किया जाए। वहीं पर क्लेयर की परिभाषा दी गई है। परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसकी संतानों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, परिवार अंतरक्रियाशील व्यक्तियों का समूह है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित भूमिका और उसका निश्चित स्तर है। यह समूह सुसंगठित होता है और इसका अपना एक व्यक्तित्व भी होता है। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, मित्रता परिवार के आधार पर होते हैं। परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सार्वभौमिकता।
संसार का कोई समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवार किसी न किसी रूप में ना पाया जाता हो। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह विश्व के कोने कोने में पाई जाती है। परिवार का अपना एक सीमित आकार होता है, परिवार में सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, सभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं। सामाजिक गुणों का पालना, बच्चे में सामाजिक गुण परिवार में रहकर ही विकसित हो सकते हैं। सामाजिक संगठन का केंद्र, परिवार जो है सामाजिक संगठन का केंद्र होता है। विभिन्न परिवारों को मिलाकर के समाज की रचना होती है। संस्था के रूप में अस्थायी, परिवार संस्था के रूप में अस्थायी होता है। देखिए, विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में कैसे है? भाई विद्यालय ही तो है जो शिक्षा का, कह सकते हैं कि आजकल वर्तमान समय में जो है सही साधन है ना। विद्यालय का अर्थ क्या है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कूलस से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है अवकाश, जिसको इंग्लिश में लेजर कहते हैं। यद्यपि स्कूल का यह अर्थ विचित्र सा लगता है कि स्कूल का अर्थ बताओ अवकाश यानी छुट्टी, परंतु ये वास्तविकता है कि प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता था। उस युग में अवकाश काल को ही आत्मविकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। ठीक है, अवकाश शब्द का अर्थ है आत्मविकास, यानी कि खुद का विकास कर लेना, सेल्फ डेवलपमेंट अथवा शिक्षा भी होता है। धीरे धीरे ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए जहां पर शिक्षा का किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लगे और धीरे धीरे इस तरीके से विद्यालय का क्या हुआ? विकास हुआ। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्या का आलय, अर्थात विद्या का घर। विद्या का आलय, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ शिक्षा की व्यवस्था होती है वो हमारा विद्यालय कहलाता है। स्कूल की परिभाषा क्या कहेगी? कैसे जॉन डीवी क्या कहते हैं? स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। वहीं पर रॉस के अनुसार क्या कहा गया है? स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। विद्यालय का अपना अलग आवश्यकता और महत्व होती है। क्या आवश्यकता और महत्व होती है? नंबर 1 तो जीवन की जटिलता में क्या कहा गया है? विद्यालय का महत्व और आवश्यकता क्या है? प्राचीन समय में मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने और अपनी बच्चों की देखभाल करने में खुद सक्षम था, लेकिन आज के समय में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। इसलिए उसने यह कार्य किसको सौंप दिया? विद्यालय को सौंप दिया। दूसरी बात, जो विद्यालय है वो घर और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय में ही जाकर के बच्चा जो है समाज के साथ समायोजन और दूसरे लोगों के साथ अनुकूलन करना, ये सब कुछ सीखता है। विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था विद्यालय करता है। बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास विद्यालय में होता है। शिक्षित नागरिकों का निर्माण विद्यालय ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। परंपरागत विद्यालय और वर्तमान विद्यालय, देखिए, पहले विद्यालय को ज्ञान का उत्पादन समझा जाता था। ठीक है, और यह ज्ञान पुस्तकीय, यांत्रिक और रूढ़िगत होता था। शिक्षा देने का साधन डंडा का था, डंडे के बल पर शिक्षा दी जाती थी। स्कूलों में भय का वातावरण था, बच्चे बहुत डरते थे। वर्तमान विद्यालय जो है, भारत के वर्तमान विद्यालयों में कार्यों में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। वर्तमान विद्यालय बच्चों की मानसिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है। अध्यापक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक का कार्य करता है। जो अध्यापक होता है वो मित्र है, वो दार्शनिक है, वो मार्ग प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। बच्चे के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं वर्तमान विद्यालय में। ठीक है, नवीन शिक्षा प्रणाली जैसे डाल्टन विधि है, योजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, मॉन्टेसरी विधि आदि ने हमारी शिक्षण पद्धति में बहुत ही इफेक्टिव चेंजेस कर दिए हैं। समाज एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में कैसे है? समाज शिक्षा के साधन के रूप में है। देखिए कैसे शिक्षा द्वारा क्या होता है? शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास होता है। ठीक है, और व्यक्तित्व के अस्तित्व को सम्मान देना, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सहनशीलता, सेवा की भावना उत्पन्न करना, देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति आदर भाव रखना, सामाजिक परिवर्तन को समझना और उसे स्वीकार करना। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज क्या है? शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का विकास होता है। दूसरी बात है सामाजिक न्याय की भावना का विकास सामाजिक शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न करना, उज्जवल भविष्य की कामना करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें
देश के भविष्य के प्रति निष्ठावान होकर के करें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वर्तमान की नींव को मजबूत करें कि उस पर टिका हुआ हमारा भविष्य अटूट रहे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होने में समाज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। आज भारतीय समाज अपनी कई आवश्यकताओं के लिए विश्व के अन्य देशों पर निर्भर करता है। इस कारण शिक्षा का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि वह बालक के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करे, जिससे हम संपूर्ण विश्व के साथ एकता और सामंजस्य बना करके रख पाएं। सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान कराना, शिक्षा के द्वारा हम सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। जो जनसंचार साधन हैं वो शिक्षा की एजेंसीज कैसे हैं वो इनको समझते हैं। जनसंचार देखिए, विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है और वो इसकी अग्रिम उन्नति के लिए भी कार्य करेगा, परंतु जब इसके द्वारा ये मांग की जाती है कि शिक्षा के कार्यों पर मेरा विशेष अधिकार है, तब इसकी स्थिति कम हो जाती है। ठीक है, विद्यालय की, क्योंकि लोक प्रशासन, उद्योग, संचार, परिवहन आदि सभी के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। स्थानीय और राष्ट्रीय समुदाय स्वयं में महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जनसंचार हो गया। अब देखिए शिक्षा के प्रकार क्या है, शिक्षा के रूप क्या है, इनको समझते हैं। देखिए, शिक्षा मतलब आधा सब्जेक्ट आपका पूरा शिक्षा के ऊपर डिपेंड है ना। आधे में आपका आदर्शवाद, प्रक्रियावाद, प्रयोजनवाद लेकर के चला जाता है। बस यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। समझ लेते हैं, पढ़ना सब है, एक तरफ से छोड़ेंगे कुछ नहीं। देखिएगा शिक्षा के प्रकार क्या है या शिक्षा के रूप देखिएगा। शिक्षा एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवस्था, प्रभाव, विषय और संख्या आदि की दृष्टि से शिक्षा के अनेक रूप हैं। हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, निरौपचारिक शिक्षा होती है, सामान्य और विशिष्ट शिक्षा होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा होती है। ये सभी रूप हम डिस्कस करेंगे। पता नहीं कौन सा रूप कहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हमसे। औपचारिक शिक्षा देखिएगा, औपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा एक निश्चित योजना और पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। जो कुछ आपने संकुचित शिक्षा में पढ़ा उसको औपचारिक शिक्षा में लिख देना। ठीक है, ये देखिए। ओके, इसमें क्या होता है, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय, और इसमें शिक्षक प्रमुख होता है और बच्चा लाइब्रेरी में भी पढ़ सकता है, अपना बच्चा प्रयोग करके भी जो है चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है। तो इसमें जो कुछ आपने संकुचित शिक्षा में पढ़ा था उसको यहाँ पे लिख देना। बार बार चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही बार चीज़ को समझ लें कि संकुचित शिक्षा और औपचारिक शिक्षा दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर औपचारिक पढ़ लिया है तो संकुचित में लिख देना, संकुचित पढ़ लिया तो औपचारिक में लिख देना। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। भाई इसमें योजना होती है ना। औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होती है। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान, शिक्षण संस्थाओं में आपके विद्यालय आ गए। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई विद्यालय में क्या है, जब तक आप अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे आपको अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य, एडमिशन लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अनौपचारिक में क्या होता है, ये अनियमित होती है। ठीक है, बालक हंसते खाते पीते काम करते उठते बैठते अचानक अनायास कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो आपने उसमें व्यापक में पढ़ा था वो अनौपचारिक में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, इसमें बालक क्या है, इसकी कोई निश्चित योजना, कोई समय सीमा नहीं होती है। बालक अपने परिवार के साथ बैठा है तब भी सीख रहा है, टीवी देख रहा है तब भी सीख रहा है, और गांव में बैट बल्ला खेल रहा है तब भी बालक यहाँ पे सीख रहा है। अनौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा सरल स्वभाव और जीवन से संबंधित होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है, मान लीजिए आप बाजार में सब्जी लेने गए, वहाँ सब्जी वाले से कुछ दो चार बातें हुई, वहाँ से भी आप सीख करके चले आए। अनौपचारिक शिक्षा में किसी प्रकार का मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती कि आप पास हुए कि फेल हुए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। आपका आध्यात्मिक, राजनीतिक, मानसिक सर्वांगीण विकास होता है इसमें। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक जो कुछ है सारे विकास हो जाते हैं इसमें। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित अंतर होते हैं। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है। अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि जीवन भर सीखते हैं और इसका समय निश्चित होता है। कॉलेज हम जिंदगी भर नहीं जा सकते। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है। औपचारिक शिक्षा जो है इसका उद्देश्य बच्चों का बौद्धिक विकास करना है।
अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित हैं, जैसे आपका विद्यालय हो गया है ना, विद्यालय, पुस्तकालय आदि इस शिक्षा के अभिकरण हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अनेक अभिकरण हैं, आप परिवार से भी सीख रहे हैं, आप समुदाय से सीख रहे हैं, आप धर्म संस्थाएं, राज्य हो गए राज्य हो गए आदि इस शिक्षा के प्रमुख अभिकरण होते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां कक्षा, स्तर एवं विषय के साथ निश्चित की जाती हैं। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट है, किसके साथ कौन से टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं, ये सारा फिक्स कर दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती हैं, अनुभव बालक को शिक्षा प्रदान करता है। कौन अनुभव? औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, संपूर्ण समाज में कहीं से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। अभी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसको समझते हैं, ये क्या है भाई? निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक, या यूं कहें कि व्यापक और संकुचित शिक्षा का मिश्रित रूप कहा गया है। यह इन दोनों के बीच का मार्ग है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां अक्सर निश्चित होते हैं, परंतु वे औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होते। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण होता है। विद्यार्थी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं और कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनियंत्रित भी होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा बहुत लचीली होती है। इसके उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षण विधियां सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके निश्चित किए जाते हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए औपचारिक शिक्षा के समांतर चलाई जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा हो गई, आपकी सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जे मोहंते के अकॉर्डिंग निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रख करके प्रदान की जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या समझा? निरौपचारिक शिक्षा को समझ लिया, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का मार्ग है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा को समझते हैं भाई। प्रत्यक्ष शिक्षा क्या है? आमने सामने बैठ करके निश्चित योजना के अनुसार विचारों का आदान प्रदान। जो प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक और बालक जो होते हैं वो आमने सामने बैठ करके निश्चित योजना के अनुसार उनकी पूरी प्लानिंग फिक्स होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें शिक्षक बालक को अपने ज्ञान, आचरण, विचार, दर्शन और व्यवहार से प्रभावित करता है। बालक शिक्षक के संपर्क में रहता है और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित भी होता है। जो अप्रत्यक्ष शिक्षा है, जिसको इनडायरेक्ट एजुकेशन कहते हैं, अप्रत्यक्ष शिक्षा में बालक को अप्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग के द्वारा शिक्षित किया जाता है। अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता, इस शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, परंतु इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इसमें सिखाने वाला या समाज के अन्य व्यक्ति बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु उनके विचारों एवं आचरण से बालक स्वयं ही सीखते हैं। इस प्रकार की शिक्षा की कोई भी विधि या प्रविधि नहीं होती है। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? सामान्य शिक्षा वो होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसे उदार भी कहा गया है। यह शिक्षा बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। इसका उद्देश्य बालक को किसी व्यवसाय या उद्योग, मतलब कहीं नौकरी दिलाना नहीं है, बस सामान्य शिक्षा है। इसमें वो अपना जीवन जो है सामान्य तरीके से व्यतीत कर सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उसे काम आए वही शिक्षा। विशिष्ट का मतलब ये हो गया, जो आप बीएड कर रहे हैं ये एक विशिष्ट शिक्षा है। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि आप अपनी नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, समाज के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो शिक्षा दी जाती है, इसके द्वारा मनुष्य को किसी विशिष्ट कार्य या व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। अब जैसे बीएड में आपको तैयार किया जा रहा है एक वेल ट्रेन्ड टीचर के रूप में, आपको एक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए शिक्षक बनाने के रूप में तैयार किया जा रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा होती है। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा क्या होती है? व्यक्तिगत शिक्षा वो होती है जिसमें शिक्षक एक ही बालक को उसकी रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षित करता है। भाई हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। हमारी अपनी आदतें, रुचि, योग्यता, क्षमता अलग है। आपकी रुचि, क्षमता, योग्यता अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है। लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है, वो व्यक्तिगत शिक्षा कहलाती है। सामूहिक शिक्षा जो पूरे क्लास में सबको एक साथ दी जाती है, वो सामूहिक शिक्षा होती है। सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? सकारात्मक शिक्षा में बालक ज्ञान को अध्यापक के बताए अनुरूप ही ग्रहण करता है। इससे उसके स्वयं के
तर्क एवं अनुभव का कोई स्थान नहीं होता। उसके स्वयं का जो तर्क है, उसका खुद का जो अनुभव है, उसका कोई जगह नहीं है उसके लिए। जैसा टीचर बताएगा वैसा बालक करेगा। बालक प्रत्येक फैक्ट को, तथ्य को वैसा ही ग्रहण करेगा जैसा उसको पढ़ाया जाता है। ये शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर के यहाँ पे टीचर सेंटर में रहता है। नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? नकारात्मक शिक्षा सकारात्मक शिक्षा के विपरीत है, उल्टा है। इसमें बालक स्वयं के अनुभवों और क्रियाओं के आधार पर ज्ञान को अर्जित करता है। इसमें शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। इसमें बालक स्वयं के अनुभवों से सीखता है और इस प्रकार का ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी होता है। अब शिक्षा में कुछ नई प्रवृत्तियां आ गई हैं, कुछ न्यू ट्रेंड्स हैं शिक्षा में, इनको समझते हैं। पूरी आधी किताब तो बिल्कुल शिक्षा के ऊपर है। अब बात करते हैं शिक्षा में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वो क्या है। न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, देखिएगा अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन मिल सकता है आपको शॉर्ट यहाँ से। देखिएगा, छात्रों के लिए शिक्षा के कई अवसर उपलब्ध होने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिसने भारत में शिक्षा की प्राचीन अवधारणा को पूर्णतः बदल दिया है। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा या शिक्षा विद्यार्थियों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बन गई है। जिस वर्तमान समय में जो ऑनलाइन शिक्षा है वह विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय बन गई है। ऑनलाइन शिक्षा के नवीन प्रत्यय को देखते हुए वर्चुअल कक्षाएं, वर्चुअल विश्वविद्यालय और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एकजुट द्वारा शिक्षा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सभी विकल्प शिक्षा में नवीन प्रत्ययों के रूप में स्वीकार किए जाने लगे हैं। जैसे नवीन प्रवृत्ति कह सकते हैं आजकल यूट्यूब भी है ना, शिक्षा में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यूट्यूब प्ले कर रहा है। लोग घरों में बैठ करके बड़ी बड़ी जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और बड़े बड़े कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं घर में बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से, है ना। ये क्या है कि ये भी एक नई प्रवृत्ति है। दूरस्थ और खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा अधिगम शिक्षा में एक नवीन प्रयोग है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा सभी तक पहुंचे, यानी घर घर जन जन तक शिक्षा पहुंचे। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा देने वाला और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी रहती है। आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं, फिर भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के स्वरूप में शिक्षार्थी को दूर से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को किसी भी तरह से विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आना पड़ता है, बल्कि वो अपने स्थान पर रह करके वहीं से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। कीगन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तक अध्यापक और छात्र के अर्धस्थायी पार्थक्य है। वहीं पर माल्किम आदिशेषिया कहते हैं कि दूर शिक्षा का अभिप्राय है सीखने सिखाने की वो प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के बीच हस्तक्षेप करते हैं। तो ये दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा हो गई। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप क्या है या इसके प्रकार क्या है। इसमें एक तो हमारी आ जाती है मुक्त शिक्षा, जिसको ओपन एजुकेशन कहते हैं। ओपन एजुकेशन शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा प्रदान करने और उद्देश्य से मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। मुक्त शब्द एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें दूर दराज के स्थानों में रहने वाले छात्रों को बिना कोई हानि पहुंचाए उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं। यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जा सकती है। पत्राचार शिक्षा, यह दूरस्थ शिक्षा का ही एक स्वरूप कह सकते हैं। इस शिक्षा का अर्थ पत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करना होता है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। सतत शिक्षा, सदैव चलने वाली शिक्षा, यानी जीवन भर चलने वाली शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा हमारी सतत शिक्षा कहलाती है। ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय, देखिए ओपन यूनिवर्सिटी, विश्व में खुले विश्वविद्यालय के विकास के साथ साथ भारत में भी खुले विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की गई। ये शिक्षा एक नवीन विचार है जो सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय के हेरोल्ड विल्सन थे, उनके मस्तिष्क में ये विचार आया था। सन 1969 में समिति के रिपोर्ट के पश्चात रॉयल चार्टर के अंतर्गत एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में की गई और इसी प्रकार से विश्व के अन्य स्थानों पर भी मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए। मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषताएं क्या थी? नंबर एक तो मुक्त जो विद्यालय थे या विश्वविद्यालय शिक्षा में नवाचारी अभिकरण है। ये एक नवाचारिक इनोवेशन है जो वर्तमान युग में शिक्षा की बढ़ती मांग को भी पूर्ण करने के लिए सक्षम है। मुक्त विद्यालय या विश्वविद्यालय सबके लिए खुले होते हैं, अर्थात इनसे प्रवेश के लिए आधारभूत शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण इनमें
वे सभी युवक, प्रौढ़, वृद्ध पंजीकृत हो सकते हैं जो किसी अन्य कारणवश शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके उनका सबका इसमें एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट वन, ऐसे विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्यता न होने के कारण वे अपने घर पर ही सुविधा के अनुसार खुद पढ़ाई कर सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए सतत शिक्षा को बल मिलता है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपने ज्ञान, कौशल और तकनीकों की जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है। शिक्षा की इस मुक्त पद्धति में छात्र को एक बार में सभी विषयों या प्रश्न पत्रों में परीक्षा देने की बाध्यता नहीं होती है। इसमें छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकता है और एक या दो प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने की इसमें छूट दी जाती है। अब हमारी आती है सामुदायिक सेवा और शिक्षा, कम्युनिटी सर्विस एंड एजुकेशन। इसको समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। शिक्षा का सामुदायिक सेवा कार्यों में योगदान हो, इस तथ्य को सामने रख करके आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की। विश्व कवि इस विद्यालय को एक ऐसा सामुदायिक केंद्र बनाना चाहते थे जहां वाचन, लेखन और गणित की शिक्षा के साथ साथ उसके पूरे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। आज के समाज में विद्यालय पूर्ति केवल सूचना प्राप्ति का स्थान हो गया है। समाज के समग्र वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना इस व्यापक कार्यक्रम का ही एक भाग है। इस आधार पर सामुदायिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। क्या? नंबर 1 तो बालक की क्रियाशीलता समाज के लिए हो। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का उपयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में किया जाए। सामुदायिक शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों को इन सामाजिक समस्याओं से परिचित करा दे ताकि वे इनका निवारण करने में कटिबद्ध हो सकें। शिक्षा का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। तो ये कुछ इसके निम्न उद्देश्य थे। सामुदायिक सेवा और शिक्षा को हमने समझ लिया। अब निर्विद्यालयीकरण अथवा विद्यालय रहित शिक्षा क्या है, जिसको डी स्कूलिंग कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, निर्विद्यालयीकरण का अर्थ अमेरिका विद्वान इवॉन इलिच ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है जहां विद्यालय रहित शिक्षा हो। इस अवधारणा को निर्विद्यालयीकरण कहा गया है। ठीक है। इवॉन इलिच के मतानुसार अस्त्रों शस्त्रों की वृद्धि के समान विद्यालयों की वृद्धि भी विनाशकारी है। कितने भी धन की व्यवस्था क्यों ना कर दी जाए, विद्यालयों के लिए धन का अभाव सदा बना रहता है। धन के अभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में विद्यालय खुल नहीं पाते और समान विद्यालयी शिक्षा सबको उपलब्ध हो नहीं पाती। इवॉन का कथन है कि अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा को शिक्षा के समान अवसर नहीं कह सकते। आज अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला शिक्षण प्रमाण पत्र रूपी पार्सल बन गया है। क्या? प्रमाण पत्र रूपी पार्सल बन गया है। व्यक्ति जब नौकरी पर जाता है तो ज्ञान का महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, बल्कि पूछा जाता है कि कितने समय से तुम कितने समय तक उसने विद्यालय शिक्षा ग्रहण की, कितनी डिग्री है उसके पास, ये पूछा जाता है। इलिच ने निर्विद्यालयीकरण का समर्थन करते हुए छिपे पाठ्यक्रम की ओर संकेत किया है। छिपा पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम से अलग है जो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होता है, जिसे अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी कहा गया है। इवॉन इलिच की मान्यता है कि शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि न तो व्यक्तित्व सीखने में और न ही सामाजिक समता में विद्यालय शिक्षण के द्वारा कोई प्रगति हो सकती है। ऐसी स्थिति में निर्विद्यालयीकरण शिक्षा का एक साधन है। निर्विद्यालयीकरण शिक्षा के संबंध में इलिच ने कुछ सुझाव दिए हैं। कैसे सुझाव दिए हैं? उन नियंत्रण को समाप्त करना जो व्यक्ति एवं संस्थाएं अपने शैक्षिक मूल्यों के ऊपर हों। सीखने की स्वतंत्रता का अनुमोदन करके कौशल की भागीदारी को उन्मुक्त करना। व्यक्तियों के आलोचनात्मक और सृजनात्मक साधनों को स्वतंत्र करना। जो संस्थाएं जनता की ओर से बोलने का दावा करती हैं वे एकाधिकार की प्रवृत्ति को स्थापित कर रही हैं। इन संस्थाओं से उन्मुक्ति करना। ये कुछ सुझाव दिए गए निर्विद्यालय शिक्षा के संबंध में इवॉन इलिच के माध्यम से। ठीक है, तो ये निर्विद्यालयीकरण जो है इसको हमने समझ लिया कि निर्विद्यालयीकरण क्या है, जिसको विद्यालय रहित शिक्षा कहा गया है, यानी बिना विद्यालय के शिक्षा। ठीक है, आगे समझते हैं ई शिक्षा क्या है। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा,
कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग इसमें शामिल होते हैं। ई शिक्षा के कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि देखिए ई शिक्षा के क्या लाभ है। ई शिक्षा यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन है उसके लाभ आप लिख ही सकते हैं। इसके माध्यम से प्रदर्शन कार्य को अधिक डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर प्रत्यक्ष पाठ्यक्रमों का अनुसरण करके उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन करने वाले छात्रों की तुलना में ऑनलाइन अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर पाया गया है। ई अधिगम के माध्यम से जो प्रशिक्षक है वो ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं और मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों के पास किसी भी इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने का भी अवसर होता है। शिक्षार्थियों की सुविधा नई परिस्थितियों में ई शिक्षा स्वयं की सुविधा के अनुसार भी प्राप्त की जा सकती है और इसको 24/7 की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा उपलब्ध रहती है। जब मर्जी तब फोन खोल के पढ़ाई शुरू कर दो। ई शिक्षा द्वारा पाठ्यक्रम के भीतर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अंतः स्थापित कर ज्ञान के आधार पर काम करने वाले लोगों के लिए आवश्यक कौशल को विकसित करने में शिक्षार्थी को समर्थ बनाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा जो है ये क्या है समझते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मनुष्य को भौतिक रूप से तैयार करती है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा प्राप्त करने का एक सरल तरीका ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, जो वर्तमान समय में विशेषतः कोविड महामारी के काल में एक वरदान की तरह हुआ है ना। जब बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे थे तो घर में ही बैठ करके मोबाइल फोन में उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की। जिस व्यक्ति ने किसी भी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं की वह भी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से नए आयाम हासिल कर सकता है। कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा से फायदे ये हैं कि हम घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे दूर दराज रहते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इसमें किसी भी टॉपिक को हम बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी समस्या आने पर शिक्षकों से समाधान ले सकते हैं। किसी भी वीडियो को हम बार बार रिकॉर्ड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हानियाँ क्या होती हैं अगर देखा जाए तो शिक्षक और छात्र अधिकतर 8 घंटे ऑनलाइन टाइम बिताते हैं, जो कि मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए बहुत खराब है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर दे देते हैं कि बच्चा पढ़ाई करो। बेटा उसमें क्या पढ़ाई कर रहा है पेरेंट्स नहीं जानते, जिसका कि गलत इफेक्ट पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा शिक्षक और छात्रों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, लेकिन अगर शिक्षा पारंपरिक हो तो बच्चा उसी वक्त विषय के बारे में बात कर सकता है, किसी भी जो है डाउट को तुरंत क्लियर कर सकता है। इसमें अपने डाउट को तुरंत क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब कोई छात्र स्कूल में पढ़ाई ध्यान में नहीं लगा पाता तो ऑनलाइन में कैसे ध्यान केंद्रित कर पाएगा, ये भी तो एक सबसे बड़ी समस्या है। जब बच्चे स्कूल में टीचर के डर से नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन शिक्षा में क्या पढ़ेंगे। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक क्या है। वस्तुतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के तीव्र विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ठीक है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के तीव्र विकास ने ऑनलाइन अधिगम के कई प्रतिमानों के विकास में योगदान दिया है। मूक वे पाठ हैं जिसका विकास 21वीं सदी के आरंभ में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के तीव्र विकास के फलस्वरूप हुआ एवं जिसे एक बड़ी संख्या के प्रतिभागियों के लिए बनाया गया है, जिसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी और कभी भी सीखा जा सकता है, जब तक इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो तब तक। मूक है क्या, जैसा कि उसके नाम से क्लियर हो जाता है, मैसिव अर्थात वह ऑनलाइन कोर्स जिसे प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया है। ओपन यानी कि वह पाठ जो स्थान, अध्येता की गति, समय, संस्थान की सीमाओं से मुक्त हो एवं जिसमें प्रवेश के लिए कोई पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित योग्यता ना हो। ऑनलाइन अर्थात वह पाठ जो पूर्णतः नामांकन, अध्ययन से लेकर प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण तक इंटरनेट आधारित हो। कोर्स अर्थात अधिगम अनुभव की अपने आप में संपूर्ण एक इकाई, ये क्या हो गया, मूक हो गया। अतः कहा जा सकता है कि मूक एक पूर्णतः इंटरनेट आधारित मुक्त अधिगम प्रणाली है जो प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया है। इसके लाभ क्या हैं देखिएगा। जीवन पर्यंत अधिगम की संकल्पना से प्रेरित होता है। मूक अधिगम सामग्री की संकल्पना का एक उपयोग है। सामान्यतः अधिगम के लिए निःशुल्क, परंतु कुछ संदर्भों में प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित शुल्क अपेक्षित होता है। पूर्णतः इंटरनेट आधारित, अतः अधिगम कहीं भी कभी भी स्वगति के अनुसार नियम पर चलने वाला, एक विद्यार्थी की सुविधा अनुसार अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने वाला एक कह सकते हैं एक जो हथियार है, या कोई भी, जैसे आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः इंटरनेट आधारित, अतः अधिगम कहीं भी
ये तो हो गया। सहपाठियों के मध्य सामूहिक परिचर्चा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला, ये क्या है? मूक है। ठीक है, एक साथ हजारों विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखने वाला कौन है? मूक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कहने जा रहे थे कि ये एक टूल है, एक मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है, एक साधन है, एक टूल है। ओके, कौन? मूक। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 आ गया हमारा। अब हम समझते हैं दर्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट भी मिलेगा दर्शन से। दर्शन है क्या, पहले इसको समझते हैं। मानव एक चिंतनशील प्राणी है और मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं का अनुभव करता है ना। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह व आध्यात्म और आत्मिक शांति रहती है। जानने के बाद वो संतुष्टि महसूस करता है। यही तो दर्शन है। दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दर्श धातु के करण अर्थ में लिट प्रत्यय लगा करके हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। क्या अर्थ है इसका? जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन को अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना हुआ है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, वहीं पर सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम हुआ। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना, सत्य का साक्षात यानी कि दर्शन करना ही दर्शन है। साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। परिभाषाओं की बात करें तो जैसा कि अरस्तु कहते हैं, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो क्या कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। कॉम्टे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। राधा कृष्ण कहते हैं यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। गांधी जी की अलग बात है, ये कहते हैं यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं कि दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से सबने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की अवधारणा क्या है, इसको समझते हैं। दर्शन का अभिप्राय क्या है? यथार्थ सत्य की खोज करना, यानी दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता, उसकी सत्यता जानने का वह प्रयास करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह, आत्मिक शांति रहती है। जानने के बाद वह संतुष्टि का अनुभव करता है, यही दर्शन है। इस प्रकार दर्शन अनुभव सामग्री के संदर्भ में व्यवस्थित चिंतन के आधार पर उपलब्ध अंतर्दृष्टि का ही एक परिणाम है, जो कि सत्य के चरम भाव के स्वरूप की पूर्णता यानी टोटलिटी और संगति, हार्मनी की खोज करता है और अंत में सत्य तक पहुंचता है। प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री रेने देकार्ते जी को पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। रेने ने कहा कि दर्शन का उद्भव मनुष्य मन की संदेहशील भावना के परिणाम स्वरूप हुआ है। जब मनुष्य ने अपने चारों ओर के वातावरण को देखा तो वातावरण से संबंधित बहुत सी बातों के प्रति संदेह भी हुआ, है ना, और उन संदेहों को दूर करने की जिज्ञासा मन में पैदा हुई कि, है ना, वो जो भी उनके डाउट्स थे उनको प्रमाणित करने या सत्य जानने के लिए विवेचना और विश्लेषण किया गया और इन्हीं के परिणाम स्वरूप दर्शन का प्रादुर्भाव भी हुआ। परंतु केवल ऐसा ही माना जाना कि दर्शन निराशा, शांति, दुखों की ही देन है, यद्यपि ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों, संवेदनाओं, भावनाओं, जगत की विलक्षणता और व्यापकता ने भी दर्शन के प्रादुर्भाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाश्चात्य दर्शन की तुलना में भारतीय दर्शन में केवल ज्ञान पक्ष पर ही बल नहीं दिया जाता, बल्कि ज्ञान, भाव और कर्म अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों पर सम्यक रूप से बल दिया जाता है। भारतीय मत में दर्शन ज्ञान, भाव एवं कर्म तीनों का सम्यक रूप है। जो दर्शन है वह ज्ञान, भाव, कर्म तीनों का क्या है? सम्यक रूप है। अब बात करते हैं दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु की। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है। इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है।
तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या है? इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत इत्यादि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा, इसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी निम्न समस्याएं, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान और ज्ञेय में क्या संबंध है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ठीक है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है, इन सभी चीजों का इसमें क्या है, वर्णन मिलता है। मूल्य मीमांसा क्या है? इसका संबंध जीवन की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मूल्य शास्त्र को भी मुख्यतः 3 भागों में, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में बांटा गया। दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है? दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा एक क्रियात्मक पक्ष है। ठीक, अर्थात दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने का काम करती है। जैसा कि जॉन डीवी ने कहा कि जॉन डीवी अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन कहलाता है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है जो शिक्षा के बिना अपूर्ण तथा शिक्षा से पूर्णतः अभिन्न है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। देखिए, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय संगठन आदि को निश्चित रूप से प्रदान किया जाता है। दर्शन और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों के द्वारा होता है। दार्शनिक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता प्रदान करते हैं। दर्शन और पाठ्यक्रम देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाता है। जैसा समाज, जैसा युग, उसी प्रकार का पाठ्यक्रम पर दर्शन बहुत प्रभाव डालता है। इन प्रभावों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। क्या है? जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में मानवीय विचारों एवं मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होता है। वहीं पर नेचुरलिज्म क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार ये बालक के स्वाभाविक विकास पर अधिक बल देता है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्यकताएं, रुचि, क्षमताएं आदि को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है। प्रयोजनवादी विचारधारा उपयोगिता, व्यवहारिकता आदि पर बल देती है। यह बालक को अपने मूल्यों का स्वयं निर्माणकर्ता मानती है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में बालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार प्रयोजनवादी विचारधारा क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देती है। जो प्रयोजनवादी विचारधारा है वह क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देती है। ये एक्टिविटी को प्रमुख मानती है। यथार्थवाद, यह विचारधारा प्रत्यक्ष में विश्वास करती है, जो चीज सामने है। इसलिए पाठ्यक्रम में सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता को स्थान दिया जाता है। इसमें बाह्य जीवन की वास्तविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। दर्शन और शिक्षण विधियां देखिएगा, जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए यह दर्शन शास्त्र ही बताता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया। जैसे रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा पद्धति दी।
फ्रोबेल ने क्रिया पद्धति, मॉन्टेसरी इंद्रिय प्रशिक्षण, आदर्शवादी प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि, प्रकृतिवादी जो थे उन्होंने इंद्रियों द्वारा सीखना बताया, प्रयोजनवादी प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति पर बल दिया, यथार्थवादी निरीक्षण और स्व अनुभव पद्धति पर बल दिया। ठीक, दर्शन और अनुशासन पर बल देखिए बात करते हैं। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप हैं, दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक। दमनात्मक अनुशासन में बालकों को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। प्रभावात्मक अनुशासन में शिक्षक को अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर स्वयं ही आकर्षित हो जाए, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े। मुक्त्यात्मक अनुशासन में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उनके प्राकृतिक विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दर्शन और शिक्षक क्या है? प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श अथवा दर्शन होता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप होती है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है और अच्छा शिक्षार्थी ही एक सच्चा दार्शनिक भी होता है। अब यहाँ से बात करेंगे चैप्टर 6 की, जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी आएंगे। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिटेल में अलग अलग करके मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये आप रिवाइज कर लेंगे और आई होप कि आप ये पहले से पढ़ भी रखा होगा आपने गांधी जी को पूरी तरीके से। गांधी जी हो गए, गांधी जी के बाद आपको गांधी जी का दर्शन मिलेगा, फिर आपको स्वामी विवेकानंद मिलेंगे, है ना। इनकी बेसिक शिक्षा आप पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इतना मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। विवेकानंद हो गए, ये आप आई होप पहले से आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो ये सारा उसमें दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। नहीं तो अगर आपने PDF नहीं ली है तो आपके पास अभी भी टाइम है, और फीस तो बहुत कम कर दी गई है, 1 दिन का टाइम है, तो आप अभी भी हमारे नोट्स ले सकते हैं। 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। फीस बहुत कम कर दी गई है, आप नोट्स लेकर के रिवाइज एक बार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैंने इतना रिवाइज करा दिया। आपका प्यार सपोर्ट देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास भी मैराथन करा देंगे पूरी। थैंक यू सो मच।